नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विष्णु खरे के द्वारा लिखित चार्ली चैपलिन यानी हम सब। विश्व सिनेमा विश्व साहित्य के समानांतर फल फूल रहा है। 2 महायुद्धों के बाद की दशहत, 9 स्वतंत्र देशों का नैतिक भूगोल, औपनिवेशिक दास्ता का मानसिक अवक्षेपण, विश्व सिनेमा जिस कौशल से यह विषय लगातार बिंबित करता रहा है, उसके विकास में चार्ली चैपलिन नामक महान अभिनेता का बड़ा योगदान है। इसलिए चार्ली चैपलिन यानी हम सब नामक पाठ इस महान अभिनेता के भीतर के इंसान को जानने का अवसर देता है। हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे गए इस पाठ में लेखक ने चार्ली के कलाकर्म की कुछ मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित किया है। करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य उनकी दृष्टि में चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता रही है। इसे देखते हुए भारत जैसे मुल्क में जहां सिद्धांत और रचना दोनों स्तरों पर हास्य और करुणा के मेल की कोई परंपरा नहीं रही है, चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता यह तय करती है कि कला स्वतंत्र होती है, बंधती नहीं है। एक से एक हास्य कलाकार हुए, पर वे चैपलिन की तरह हर देश, हर उम्र और हर स्तर के दर्शकों की पसंद नहीं बन पाए। इसका कारण शायद यह है कि चार्ली ही वह शख्सियत हो सकता है जिनमें सबको अपनी छवि दिखती है। वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। यह पूरा पाठ चार्ली चैपलिन की इसी जादू की व्याख्या का एक प्रयास है। तो पढ़ते हैं चार्ली चैपलिन यानी हम सब। यदि यह वर्ष चैपलिन की जन्मशती का न होता तो भी चैपलिन के जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष होता, क्योंकि आज उनकी पहली फिल्म मेकिंग ए लिविंग के 75 वर्ष पूरे होते हैं। पौन शताब्दी से चैपलिन की कला दुनिया के सामने है और 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है। समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं के खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है, जो उसे अपने बुढ़ापे तक याद रखेंगे। पश्चिम में तो बार बार चार्ली का पुनर्जीवन होता ही है। विकासशील दुनिया में जैसे जैसे टेलीविज़न और वीडियो का प्रसार हो रहा है, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चार्ली को घड़ी सुधारते या जूते खाने की कोशिश करते हुए देख रहा है। चैपलिन की ऐसी कुछ फिल्में या इस्तेमाल न की गई रीलें भी मिली है जिनके बारे में कोई जानता न था। अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्ष तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। बच्चों ये देखो, जो घड़ी सुधारता हुआ उनके बारे में चर्चा हुई ना, ये 1936 में बनी मॉडर्न टाइम्स फिल्म का दृश्य है और ये जो लिखा गया है 16 अप्रैल 1990 को इनके जन्म के 100 साल पूरे हुए हैं। आज तो मतलब ये कह सकते हैं हम कि 130-31 वर्ष जो है वह हो गए हैं। उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई है, बुद्धि पर नहीं। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी, द रोवंथ सील, लास्ट ईयर इन मायरेन बॉन्ड, द सैक्रिफाइस जैसी फिल्में दर्शकों से एक उच्चतर एहसास मतलब अनुभूति की मांग करती है। चैपलिन का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्मों को पागलखाने के मरीजों, विकल मस्तिष्क लोगों से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक कहीं एक स्तर पर और कहीं सूक्ष्मतम रसास्वादन के साथ देख सकते हैं। मतलब क्या है कि उनकी फिल्में सभी दर्शक वर्ग के लिए है, बुद्धिमान के लिए भी है तो पागलखाने के लोगों के लिए भी, उन्हें भी आनंद आएगा। चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया, बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा है। मतलब निश्चित तरह के लोग होते हैं ना कि मध्यम वर्ग इस तरह के देखते हैं या पैसे वाले लोग उस तरह के देखते हैं। इसके दर्शक जो सभी वर्ग के लोग हैं, गरीब से लेकर अमीर, मध्यम वर्ग, सब तरह के और सभी जाति धर्म के लोग जो है इनकी फिल्में देख सकते हैं। तो इन्हें इस तरह की वर्ण व्यवस्था को तोड़ा है। यह अकारण नहीं है कि जो भी व्यक्ति समूह या तंत्र गैर बराबरी नहीं मिटाना चाहता, वह अन्य संस्थाओं के अलावा चैपलिन की फिल्मों पर भी हमला करता है। चैपलिन भीड़ भाड़ का
वह बच्चा है जो इशारे से बतला देता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना मैं हूँ, और भीड़ हंस देती है। कोई भी शासक या तंत्र जनता का अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता। एक परित्यक्ता, दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना, बाद में भयावह गरीबी और माँ के पागलपन से संघर्ष करना, साम्राज्य, औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद तथा सामंतशाही से मगरूर मतलब घमंड में चूर, एक समाज द्वारा दूरदाराया मतलब दुत्कारा जाना, इन सबसे चैपलिन को वे जीवन मूल्य मिले जो करोड़पति हो जाने के बावजूद अंत तक उनमें रहे। अपनी नानी की तरफ से चैपलिन खानाबदोश से जुड़े हुए थे। खानाबदोश मतलब घुमंकत, जो घूमते रहते ना, इस तरह के लोगों के लिए कहा जाता है। और यह एक सुदर रूमानी संभावना बनी हुई है कि शायद उस खानाबदोश औरत में भारतीयता रही हो, क्योंकि यूरोप के जिप्सी भारत से ही गए थे और अपने पिता की तरफ से वे यहूदी वंशी थे। इन जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को हमेशा एक भारी घुमंतु चरित्र बना दिया। वे कभी मध्यम वर्गीय बुजुर्वा से मतलब शासन व्यवस्था के बनावटी रूप वर्ग या उच्च वर्ग जीवन मूल्यों न अपना सके। यदि उन्होंने अपनी फिल्मों में अपनी प्रिय छवि ट्रम्प, बहू, खानाबदोश, आवारागर्द की प्रस्तुत की है, तो उसके कारण उनके अवचेतन तक पहुंचते हैं। अवचेतन मतलब सोया हुआ मस्तिष्क जो उनके जीवन में रहा ना, तो इसी कारण से उन्होंने जो इस तरह के रोल किए या इस तरह का अभिनय किया। चार्ली पर कई फिल्म समीक्षकों ने नहीं, फिल्म कला के उस्तादों और मानविकी के विद्वानों ने सिर धुने हैं, और सिर धुने मतलब सिर खपाया उनके बारे में, और उन्हें नेति नेति कहते हुए भी यह मानना पड़ता है कि यहाँ पे नेति नेति से मतलब है बेटा यही नहीं, यह नहीं, मत को मानने से इनकार करना, ठीक है। पड़ता है कि चार्ली पर कुछ नया लिखना कठिन होता जा रहा है। दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते। कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। जो करोड़ों लोग चार्ली को देखकर अपने पेट दुखा लेते हैं, उन्हें मेल ओटिंगर या जेम्स एजी के बेहद सारगर्भित समीक्षाओं से क्या लेना देना। वे चार्ली को समय और भूगोल से काट कर देखते हैं, और जो देखते हैं उसकी ताकत अब तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। यह कहना कि वे चार्ली में खुद को देखते हैं दूर की कौड़ी लाना है, लेकिन बेशक जैसा चार्ली वे देखते हैं वह उन्हें जाना पहचाना लगता है। जिस मुसीबत में वह अपने को हर 10वें सेकंड में डाल देता है वह सुपरिचित लगती है। अपने को नहीं, लेकिन वे अपने किसी परिचित या देखे हुए को चार्ली मानने लगते हैं। कला में बेहतर क्या है? बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना, मतलब आगे बढ़ाने वाली भावना, या भावना को उकसाने वाली बुद्धि है। उकसाने मतलब जगाना, भावना को बुद्धि। उसने भावना को चुना और उसके कारण थे। बचपन की 2 घटनाओं ने चैपलिन पर गहरा स्थायी प्रभाव डाला था। एक बार जब वे बीमार थे तब उनकी माँ ने उन्हें ईसा मसीह का जीवन बाइबिल से पढ़कर सुनाया था। ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रकरण तक आते आते माँ और चार्ली दोनों रोने लगे। अपनी आत्मकथा में चैपलिन लिखते हैं, ओकले स्ट्रीट के तहखाने के उस अंधियारे कमरे में माँ ने मेरे सामने संसार की वह सबसे दयालु ज्योति उजागर की, उजागर मतलब प्रकट की, जिसने साहित्य और नाट्य को उनके महानतम और समृद्धतम विषय दिए। कौन से विषय? वो स्नेह, करुणा और मानवता के, है ना, मतलब दूसरों के दुखों को देखकर दुखी होना। ये विषय जो है उन्हें उनकी माँ ने जो कहा या उनके जीवन में जो घटना घटी है, जो अनुभव किया, वो विषय उन्हें वहाँ से ही मिले हैं। दूसरी घटना भी कम मार्मिक नहीं है। मार्मिक मतलब दिल को छूने वाला। बालक चार्ली उन दिनों एक ऐसे घर में रहता था जहाँ के कसाई खाना
दूर नहीं था। वह रोज़ सैकड़ों जानवरों को वहाँ ले जाया जाता देखता था। एक बार एक भेड़ किसी तरह जान छुड़ाकर भाग निकली। उसे पकड़ने वाले उसका पीछा करते हुए कई बार फिसले, गिरे और पूरी सड़क पर ठहाके लगने लगे। आखिरकार उस गरीब जानवर को पकड़ लिया गया और उसे फिर कसाई के पास ले जाने लगे। तब चार्ली को एहसास हुआ कि उस भेड़ के साथ क्या होगा। वह रोता हुआ माँ के पास दौड़ा और उसे मार डालेंगे। बाद में चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा, वसंत की वह बेलास दोपहर और वह मजाकिया दौड़, मतलब यहाँ पे बेलास से क्रूर या स्पष्ट, दौड़ से मजाकिया दौड़ कई दिनों तक मेरे साथ रही और मैं कई बार सोचता हूँ कि उस घटना ही ने तो कहीं मेरे भावी फिल्मों की भूमि तय नहीं कर दी थी। त्रासदी और हास्यास्पद तत्वों के सामंजस्य की, मतलब यहाँ पे क्या हुआ था कि त्रासदी भी था, दुख भी था, लेकिन बीच में हास्य भी उत्पन्न हो गया और वहाँ से ही उनको जो उनकी फिल्मों की जो भूमि तय हो गई, विषय तय हो गए उनके। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को कई रसों का पता है। उनमें से कुछ रसों का किसी कलाकृति के में साथ साथ पाया जाना श्रेयस्कर भी माना गया है, मतलब उचित माना गया है। श्रेयस्कर से अर्थ है जीवन में हर्ष और विषाद आते रहते हैं। यह संसार की सारी सांस्कृतिक परंपराओं को मालूम है, लेकिन करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलती। रामायण तथा महाभारत में जो हास्य है वह दूसरों पर है और अधिकांशतः क्या है बेटा यहाँ पर कि अपने यहाँ पर जो हास्य है वह दूसरों पर है, मतलब करुणा में हास्य हमारे यहाँ पे रस सिद्धांत में नहीं मिलता है जो इनकी फिल्मों में मिल रहा है। वह परसंताप से प्रेरित है जो करुणा है वह लिए और कभी कभार दुष्टों के लिए है। संस्कृत नाटकों में जो विदूषक है वह राज व्यक्तियों से कुछ बदतमीजियाँ अवश्य करता है, किंतु करुणा और हास्य का सामंजस्य उसमें भी नहीं है। अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा ही मादा पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषक में कुछ कम ही नज़र आती है। इसलिए भारत में चैपलिन के इतने व्यापक स्वीकार का एक अलग सौंदर्य शास्त्रीय महत्व तो है ही। भारतीय जनमानस पर उसने जो प्रभाव डाला होगा उसका पर्याप्त मूल्यांकन शायद अभी होने को है। हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, इससे पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उस फिनोमेन मतलब तथ्य विशेषता को यूं स्वीकार किया जैसे बतख पानी को स्वीकारती है। किसी विदेशी कला सिद्धांत को इतने स्वाभाविक रूप से पचाने से अलग ही प्रश्न खड़े होते हैं और अंशतः मतलब थोड़ा बहुत एक तरह की कला की सार्वजनिकता को भी रेखांकित करते हैं, मतलब सब लोगों को स्वीकार वाली बात है। किसी भी समाज में इन्हें गिने लोगों को अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार कहकर ताना दिया जाता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों का उचित होना देखते हुए चार्ली या जॉनी वॉकर कह दिया जाता है। यह स्वयं एक स्वीकारोक्ति है कि हमारे बीच नायक कम है, जबकि हर व्यक्ति दूसरे को कभी न कभी विदूषक समझता है। दरअसल मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति का नियति मतलब भाग्य का विदूषक, क्लाउन, जोकर या साइड किक है। यह कारण नहीं है कि महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का कासा फूट था और गांधी तथा नेहरू दोनों ने कभी चार्ली का सानिध्य चाहा था। सानिध्य मतलब समीपता। ये लोग भी जो कितने महान लोग हैं, ये भी जो है चार्ली की समीपता चाहते थे। चार्ली के नितांत अभारतीय सौंदर्य शास्त्र की इतनी व्यापक स्वीकृति देखकर राज कपूर ने भारतीय फिल्मों का एक सबसे साहसिक प्रयोग किया। आवारा सिर्फ दी ट्रेम का शब्दानुवाद ही नहीं था, बल्कि चार्ली का भारतीय
कारण ही था। वह अच्छा ही था कि राज कपूर ने चैपलिन की नकल करने के आरोपों की परवाह नहीं की। राज कपूर के आवारा और श्री 420 के पहले फिल्मी नायकों पर हंसने की और स्वयं नायकों के अपने पर हंसने की परंपरा नहीं थी। ये फिल्मों के नाम है बेटा, 420 और आवारा। 1953 से 57 के बीच जब चैपलिन अपनी गैर ट्रेम्पुनुमा करते हुए जिसमें आवारा और खानाबदोश जातियों का वर्णन न हो अंतिम फिल्में बना रहे थे, तब राज कपूर चैपलिन का युवा अवतार ले रहे थे। फिर तो दिलीप कुमार, बाबुल, शबनम, कोहिनूर, लीडर, गोपी, मतलब इन फिल्मों में दिलीप कुमार ने इस तरह का रोल किया। देव आनंद, 9-2-11, फंटूश, 3 देवियाँ, तो शम्मी कपूर ने अमिताभ बच्चन, अमर अकबर, एंथनी तथा श्रीदेवी तक किसी न किसी रूप से चैपलिन का कर्ज स्वीकार कर चुके हैं। मतलब क्या है, इन सब लोगों ने भी उनकी तरह अभिनय करने की कोशिश की है, उनकी नकल करने की कोशिश की है अपनी फिल्मों में। बुढ़ापे में जब अर्जुन अपने दिवंगत मित्र कृष्ण की पत्नियों को डाकुओं से न बचा सके और हवा में तीर चलाते रहे, तो यह दृश्य करुण और हास्यास्पद दोनों था। किंतु महाभारत में सिर्फ उसकी त्रासद व्याख्या स्वीकार की गई है। त्रासद मतलब दुखद व्याख्या। आज फिल्मों में किसी नायक को झाड़ुओं से पीटता भी दिखाया जा सकता है, लेकिन हर बार हमें चार्ली की ऐसी फजीहतें मतलब दुर्दशा याद आती है। चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय होना पड़ा है। सवाक चित्रपट, सवाक मतलब बोलती फिल्में, पर कई बड़े बड़े कॉमेडियन हुए हैं, लेकिन वे चैपलिन की सार्वभौमिकता पर, सार्वभौमिक मतलब सब लोगों व्यापक, मतलब बहुत व्यापक है, हर लोग इसको स्वीकार करते हैं, तक क्यों नहीं पहुंच पाए, इसकी पड़ताल अभी होने को है। चार्ली का चिर युवा होना या बच्चों जैसा दिखना एक विशेषता तो है ही है। सबसे बड़ी विशेषता शायद यह है कि वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते, यानी उनके आसपास जो भी चीज़ें अड़ंगे, खलनायक, दुष्ट, औरतें आदि रहते हैं, वे एक सतत विदेशी या परदेश बन जाते हैं और चैपलिन हम बन जाते हैं। चार्ली के सारे संकटों में हमें यह भी लगता है कि यह मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं से ज़्यादा चार्ली हमें हम लगते हैं। यह संभव है कि कुछ अर्थों में बस्टर कीटन चार्ली चैपलिन से बड़ी हास्य प्रतिभा हो, लेकिन कीटन हास्य का कफ़ा मतलब लेखक है, जबकि चैपलिन प्रेमचंद के ज़्यादा नज़दीक है। यहाँ पर बेटा क्या है कि उस जगह चैपलिन की जगह हर व्यक्ति अपने आप को रख कर देखता है, इसलिए वो मैं की जगह क्या है, हम बन जाता है। एक होली का त्यौहार छोड़ दे तो भारतीय परंपरा में व्यक्ति के अपने पर हंसने, स्वयं को जानते बूझते हास्यास्पद बना डालने की परंपरा नहीं के बराबर है। गाँवों और लोक संस्कृति में तब भी वह शायद हो न, अगर सभ्यता में तो वह नहीं थी। मतलब क्या, गांव में तो फिर भी इस तरह की हंसी मजाक चले, लेकिन शहरी जनजीवन में इन सब चीज़ों के लिए समय ही नहीं। चैपलिन का भारत में महत्व यह है कि वह अंग्रेज़ों जैसे व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देते हैं। चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्मत्त आत्मविश्वास से लबरेज सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ अपने वज्रदापी, कठोराणी तथा मृदुनापी, कुसुमादापी क्षण में दिखलाता है। मतलब वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल, या इस तरह का जो गौरवान्वित हो जाता है, तब वो अपने आप को सबसे अपने ऊपर स्वयं पर हंसता है। तब यह समझिए कि कुछ ऐसा हुआ ही चाहता है कि वह यह सारी गरिमा सुई चुभे गुब्बारे जैसी फुस हो उठेगी।
अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चार्ली के टीली होते हैं, जिसके रोमांस हमेशा पंक्चर होते रहते हैं, असफल होते रहते हैं। पंक्चर से मतलब हमारे महानतम क्षणों में कोई भी हमें चिढ़ाकर या लात मारकर भगा सकता है। अपने चरमतम शूरवीर क्षणों में हम क्लेब्य और पलायन के शिकार हो सकते हैं। यहाँ पर बेटा चरमतम से मतलब है सबसे ऊंचा, शूरवीर मतलब बहादुर भरे, और क्षण मतलब अवसर, क्लेब्य से मतलब है कायरता या हिंजड़ापन, जगह ना, पलायन मतलब भागना, शिकार हो सकते हैं। कभी कभार लाचार होते हुए जीत भी सकते हैं। मूलतः हम सब चार्ली हैं, क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्षों में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है। चार्ली चार्ली हो जाता है मतलब असफल और व्यर्थ होना है ना, तो वो सब चीज़ें जो है मनुष्य जीवन के, ये हमारे साधारण जीवन के में सब कुछ ये सारी घटनाएं होती रहती है। इसलिए हमको जो चार्ली में हम अपने आप को देखते हैं, इसलिए चार्ली चैपलिन यानी हम सब। प्रश्न अभ्यास के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, फिर भी आप स्वविवेक से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वहाँ से आप पढ़ सकते हैं प्रश्न अभ्यास उत्तरों को उस लिंक को पर जाकर। धन्यवाद। जय हिंद।